Assalamualaikum. I hope you all are doing great. Today we are going to discuss about the pathogenesis of बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, हम लोगों ने बैक्टीरियोलॉजी के जो भी चैप्टर्स थे वो चैप्टर हमने 6 तक कवर कर लिए थे। आज हम अपना स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 7 विच इज़ पैथोजेनेसिस। अब जाहिर सी बात है, मैं आपको हमेशा से ये बताती हूँ कि जब भी आपने चैप्टर पढ़ना है तो चैप्टर का आपको उसका कीवर्ड पता होना चाहिए। मीन्स कि पैथोजेनेसिस है क्या। तो पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजन जो हमारे पास डिजीज़ कॉज कर रहा है उसको हम कह रहे हैं पैथोजेनेसिस, या पैथोजन का जो काम है वो क्या कहला रहा है, पैथोजेनेसिस। अब पैथोजन क्या होते हैं? ठीक है, तो आपने देखना है कि पैथोजन बेसिकली होते क्या हैं। पैथोजन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ कॉज करवा रहे हो। ठीक है, अब वो आइदर किसी भी किस्म के पैथोजन हो सकते हैं, मतलब अब वो चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज करवा रहा है उसको हम कहते हैं पैथोजन। अब पैथोजन जो है ना हमारे पास, ये डिजीज़ कॉज करवाता है इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट्स के अंदर। इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट्स क्या होता है और इम्यूनो कॉम्प्रेसेंट पेशेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट्स या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स या इम्यूनो कॉम्प्रेसेंट पेशेंट्स भी कहते हैं उनको। तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, मतलब उनका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा वीक होता है कि कोई भी डिजीज़ उनके ऊपर जल्दी से एक्ट कर लेती है। जैसे कि आपने एड्स का सुना हुआ होगा, HIV का सुना हुआ होगा। तो ऐसे पेशेंट्स क्या होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। और जो नॉर्मल पैथोजन होता है जो कि इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट के ऊपर कर रहा होता है वो हमारे पास कहला रहा होता है नॉर्मली पैथोजन। जैसे फर्स्ट करें, अभी हम लोग हैं, हमें फ़ीवर हो जाता है या इवन डायरिया हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हम हमारा क्या इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है कि 1-2 दिन में हम जल्दी कवर अप कर लेते हैं। तो हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हमारा डिज़ीज़ कॉज़ करवा रहा है वो है पैथोजन। लेकिन अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन क्या है, जो कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर करवा रहा है जिनका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा वीक है कि उनके अगर डिज़ीज़ हो गई तो उनको कवर करना, मतलब उनका रिकवरी पीरियड बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। एक यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है वायरेलेंस। अब वायरेलेंस आपको पता है क्या है कि क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ पैथोजेनेसिटी एंड इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड टू कॉज डिजीज। वायरेलेंस क्या है, आपने वर्ड एक सुना होगा वायरेलेंस फैक्टर। वायरेलेंस फैक्टर क्या होता है, सही है, ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। अब वायरेलेंस क्या है, वो क्वांटिटेटिव मेजर पैथोजेनिसिटी का मतलब कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है या जो पैथोजन है वो कितनी डिजीज़ कॉज करवा रहा है, उसकी जो पावर है, जो उसकी एबिलिटी, उसको हम कह रहे हैं वायरेलेंस। ठीक है, अब इन्फेक्शियस डोज क्या होती है? इन्फेक्शियस डोज वो होती है जो कि हमारे पास क्या कर दे, ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्शियस डोज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड टू कॉज डिजीज वेरीज ग्रेटली अमंग द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इन्फेक्शियस डोज क्या हो गई? ऐसी डोज जो कि हमारे पास क्या करवा रही है, डिजीज़ कॉज करवा रही है पैथोजेनिक बैक्टीरिया के थ्रू। अच्छा, अब इस चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैं वो आप लोगों को वो करवाऊँगी। सबसे पहले हम इस चैप्टर की करेंगे पल्स। पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। जो जो चीज़ें रिमेनिंग रह जाएंगी फिर मैं इसी बुक में से मैं आपको कवर करवाती रहूँगी, सही है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पल्स। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोगों ने मिस कर दी हो कोई प्रीवियस वीडियो माइक्रोबायोलॉजी सेशन की, तो मैंने आपको बताया था कि पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर मतलब ये कि अगर आपने पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ा एट दी एंड, क्योंकि आपको पता है मेडिकल स्टूडेंट्स जो है ना ज़्यादातर, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पेपर से 1 दिन पहले पढ़ रहे होते हैं या उनको समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो आपके लिए बहुत जो है ना बेनिफिशियल थिंग क्या है इस बुक के अंदर कि पल्स एंड दी एंड दिए हुए हैं, जिसमें से अगर आपने पल्स भी एटलीस्ट कर लिया तो आपका वाइवा हो जाएगा कम्प्लीटली। ठीक है, हाँ, वो वाइवा ऐसे बता डेप्थ में जा रहे हैं, वो डिस्टिंक्शंस वाले बच्चे हैं, वो पोजीशन वाले बच्चे हैं, वो तो पूरी पूरी बुक्स पढ़ के जा रहे हैं। लेकिन इफ़ यू वांट टू पास योर वाइवा, सो मस्ट रीड पल्स। ठीक है, पल्स नहीं बिल्कुल आपने छोड़ने हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट ही यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। पहले चैप्टर की मीनिंग बता दी, फिर मैंने पल्स करवाए। पल्स से ये हुआ कि आपको एक चैप्टर को ओवरव्यू पता चल जाएगा कि हाँ भाई, इस चैप्टर में ये बातें की गई हैं, इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। जब आप ये याद कर लेंगे, एग्जैक्ट लाइन्स याद कर लेंगे इसकी, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा वाइवा में भी और थ्योरी में भी। फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बचती हैं फिर वो मैं एट द एंड में आपको दिखाती हूँ, सही है। तो अब पल्स पर आते हैं। सबसे पहले तो हमने पैथोजन की डेफिनेशन यहाँ से कवर करी कि ऐसे माइक्रोब्स या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ कॉज करवा रहे हैं इम्यूनो कॉम्पिटेंट पीपल के अंदर। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन जो कि डिजीज़ कॉज करवा रहे हैं किसके अंदर, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल के अंदर। फिर वायलेंस की डेफिनेशन फर्स्ट पेज पे मैंने आपको बताई
कि माइक्रोब्स की एबिलिटी डिजीज़ कॉज करने के लिए, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कितनी पावर है उसके अंदर कि वो कोई डिजीज़ कॉज कर ले, उसको हम कहते हैं वायरेलेंस, ठीक है। और फिर वायरेलेंस फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो माइक्रोब की वायरेलेंस है वो डिटरमाइन करते हैं हम वायरेलेंस फैक्टर से। मतलब मुझे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे दिया, अब मुझे कहा कि बताएं इसकी क्या वायरेलेंस है, मतलब इसके अंदर कितनी ताकत है कि ये डिजीज़ कॉज कर सकता है। तो मैं तो क्या करेगा वो वायरेलेंस फैक्टर्स को हम चेक करेंगे। अब वायरेलेंस फैक्टर्स देखिए, यहाँ पे मैंने आगे लिखा हुआ है वाइवा। वायरेलेंस फैक्टर्स में आपके पास क्या आ जाता है, कैप्सूल्स है, एक्सोटॉक्सिन्स है, एंडोटॉक्सिन्स है, ठीक है। पिलाए और फिलामेंट्स भी होते हैं, लेकिन ये यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंटली मार्क्ड हैं। अब नीचे लिखा हुआ है कि मैनी इन्फेक्शंस एसिम्टोमेटिक और इनएपरेंट, ठीक है। काफ़ी इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो कि एसिम्टोमेटिक भी होते हैं या इनएपरेंट भी होते हैं, मतलब उनके अंदर कोई सिम्टम्स हमें ऐसे एसच नज़र नहीं आएंगे। फिर आपके पास इन्फेक्शन की वो आ जाती है डेफिनेशन। अब इन्फेक्शन आपको पता है कि दो तरीके से हो सकता है, या तो बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब आ गया, मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, या फिर सिम्टम ऑफ डिजीज़, मतलब जब माइक्रोब आ गया तो ज़ाहिर सी बात है वो सिम्टम भी तो कॉज करेगा। तो इन्फेक्शन हम दो मीनिंग से उसको देख सकते हैं, या तो प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब इन द बॉडी या सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज़। बैक्टीरिया कॉज द सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ बाय टू मेन मैकेनिज्म्स। अब जो बैक्टीरिया है ना वो सिम्टम्स कॉज करता है। अभी सिम्टम्स की बात करें, बैक्टीरिया सिम्टम्स कैसे कॉज करता है, सबसे पहले तो वो टॉक्सिन्स की प्रोडक्शन करवाएगा, आइदर दे आर एक्सोटॉक्सिन्स और एंडोटॉक्सिन्स, ठीक है। अब एक्सोटॉक्सिन्स और एंडोटॉक्सिन्स क्या होते हैं मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी, पल्सेनीस को हम एक्सटेम में भी करेंगे। अच्छा, बैक्टीरिया क्या है, सिम्टम्स किस तरीके से कॉज कर रहा है, टॉक्सिन्स की प्रोडक्शन करवा के और इन्फ्लेमेशन करवा के। आपने बेसिक पैथो पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इन्फ्लेमेशन क्या होती है, ठीक है। तो टॉक्सिन्स की प्रोडक्शन करवा दी, इन्फ्लेमेशन करवा दी, इसका मतलब कि बैक्टीरिया ने अपना सिम्टम्स दिखाना शुरू कर दिए। मोस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आर कम्युनिकेबल, मतलब क्या है ये एक बंदे से दूसरे बंदे में स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि हमारे पास कोई भी ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जो कि हम कहते हैं कि भाई एहतियात करो, सिम्टम्स इसके ऐसा ना हो कि तुम में भी आ जाए। इवन कि फ्लू भी हमारे पास क्या हो जाता है, फ्लू तो हर वायरल है लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हमारे पास ऐसे हो जाता है। अब आपने कुछ एपिडेमियोलॉजिकल टर्म्स पढ़ी होंगी या सुनी होंगी, जैसे कि पैंडेमिक आया था, आप सुन रहे थे कि कोविड जो है पैंडेमिक है, एंडेमिक होता है, एपिडेमिक होता है, सही है। तो यहाँ पे एंडेमिक क्या होता है, इन्फेक्शंस जो कि हमारे पास स्प्रेड कर रहे हो सर्टन ज्योग्राफिक एरिया के अंदर, वो कहलाते हैं एंडेमिक। मतलब जैसे कि आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली के अंदर ही वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल गया, पहले आपको हुआ, आपके बाद वो आपकी अम्मी को हो गया, अब्बू को हो गया, भाई को हो गया, आपकी फैमिली से दूसरी फैमिली बराबर वाली फैमिली में हो गया। मतलब एक जोग्राफिकल सर्टेन जोग्राफिकल एरिया के अंदर जो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है उसको हम कह रहे हैं एंडेमिक। जैसे नॉर्मली फ्लू वगैरह भी हो गया हमारे पास। एपिडेमिक क्या होता है यूजली हमारे पास हायर रेट के अंदर हो रहा है, जैसे किसी एरिया के अंदर हो गया। आपने देखा किसी एरिया के अंदर गंदा पानी आ जाता है तो हमारे पास कॉलरा हो जाता है, हेज़ा की बीमारी जो जिसे हम कहते हैं, या फिर मीजल्स हो गई हैं, सही है। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके अंदर आ गए, एपिडेमिक के अंदर। एंडेमिक से ज़्यादा स्प्रेड कर गया, ज़्यादा बड़े रीजन के अंदर स्प्रेड कर गया। और पेंडेमिक तो बिल्कुल ही मतलब पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में फैल गया, जैसे कि कोविड का आपने देखा था। पहले कोविड मतलब जो कोरोना वायरस है वो चाइना के अंदर अंदर था, वो पहले किसी फैमिली के अंदर हुआ होगा तो दैट वाज एंडेमिक। जब वो बढ़कर पूरी कंट्री के अंदर हुआ तो वो हो गया एपिडेमिक, और फिर वो फैलकर पूरी दुनिया में हो गया तो वो फिर क्या कहलाया वैसे, पेंडेमिक। फिर अब जब हम बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस की बात करें तो ज़ाहिर सी बात है हम ट्रांसमिशन को कैसे भूल सकते हैं। अभी हमने कहा कि भाई इस तरीके से एंडेमिक हो रहा है, एपिडेमिक हो रहा है, मतलब जो फैल रहा है। अब ट्रांसमिशन दो तरीके से हो सकता है, या तो ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो गया या नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो गया। कैसे, आपने सुना है कि हम कहते हैं भाई चिकन के अंदर बीमारी आई हुई है, नहीं खाओ, बीमारी फैल रही है। अब वो क्या है, चिकन के नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है, या ह्यूमन टू ह्यूमन मतलब घर में ही, फैमिली में, या फिर इंसानों में आपस में मीजल्स हो गया, फीवर हो गया, जॉइंटिस हो गया, ये सारे डिजीजेस ट्रांसमिशन इस तरीके से भी हो सकता है। या तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, या फिर कोई वेक्टर हो गया। वेक्टर मीन्स कि कोई थर्ड पार्टी ने आकर उसकी ट्रांसमिशन करवा दी, सही है। उस बैक्टीरियल जो हमारे पास हो रहा है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो क्या है, थर्ड पार्टी ना के करवा दी है। जैसे कि आपने सुना होगा
या पढ़ाई भी होगी, बल्कि मलेरियल पूरी साइकिल जो हमारे पास फीमेल वो होती है मॉस्किटो एनोफिलिस, वो वेक्टर होती है, मतलब थर्ड पार्टी है जो कि हमारे पास वो करवा रही है। अब 3-4 तरीके हैं जिनके ज़रिए हमारे पास पोर्टल ऑफ एंट्री कहते हैं इसको हम, यानी कि बैक्टीरिया इंटर कर सकता है ह्यूमन के अंदर। सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ जाती है, स्किन। सबसे पहले क्या हो गया, स्किन से आ गया। स्किन के बाद ये आ गया हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, मतलब नाक से, जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर खाने से, और जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स वगैरह के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको 4 तरीके आपने याद रख लेंगे। सबसे पहले तो स्किन से कॉन्टैक्ट हुआ, फिर उसके बाद कोई चीज़ हमने इनहेल करी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू हो गया। फिर कोई चीज़ हमने डाइजेस्ट करी, इंजेस्ट करी, तो जीआईटी ट्रैक्ट के थ्रू हो गया, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जेनिटल ट्रैक्ट्स में हो गया। ह्यूमन डिजीज़ फॉर विच एनिमल्स आर द रिजर्वर, ऐसी ह्यूमन डिजीज़ जिसके अंदर एनिमल्स होते हैं वो रिजर्वर होते हैं, उनको हम कहते हैं ज़ोनोज़ोन। फिर एक हेडिंग आई है हमारे पास एडहेरेंस टू सेल सरफेस, मतलब जो बैक्टीरिया होता है वो सेल सरफेस के ऊपर आकर कैसे एडहेयर कर जाता है। मतलब ये सेल सरफेस है, बैक्टीरिया आकर इसके ऊपर चिपक गया, एडहेयर कर गया, तो 2 मीनिंग्स हैं, या तो वो थ्रू प्लाई होगा या फिर थ्रू हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स होगा। अब ग्लाइकोकैलिक्स तो आपने पढ़ा था, नॉर्मल जो है ना क्या नाम है, बैक्टीरियल का कंपोनेंट है बैक्टीरियल सेल का। अब ये हमारे पास पिलाए क्या होते हैं, ये भी फाइबर्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के, जैसे ये बैक्टीरिया है ना, तो इस बैक्टीरिया के यहाँ से जैसे फर्ज करेंगे ये पिलाए निकल रहा है। अब ये पिलाए का फंक्शन क्या होगा कि ये मीडिएट करता है अटैचमेंट को, और दूसरे एक होते हैं सेक्स पिलाए भी, जो कि कॉन्जुगेशन में हेल्प कर होती हैं। ये प्रीवियस चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ पिलाए क्या बताया हुआ है कि मीडिएट कर रहा है अटैचमेंट को। दूसरी चीज़ होती है ग्लाइकोकैलिक्स, ये क्या होती है, एक स्लाइम लेयर होती है पॉलीसैकेराइड की बनी हुई। ये भी क्या करवा रही होती है, एडहेरेंस करवा रही होती है, लेकिन कैसी एडहेरेंस करवा रही है, स्ट्रॉन्ग एडहेरेंस देन पिलाए। फिर आ जाते हैं इन्वेजन के ऊपर। इन्वेजन जो होती है ना, वो टिश्यू के अंदर किसी भी तरीके से, मतलब जो हमारे पास स्प्रेड है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। तो हमारे पास क्या है, या तो एंजाइम्स यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोनिडेज, ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन से होता है सही रिलीज। ये क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है हाइड्रोनिक एसिड को इन द सबकुटेनियस टिश्यू अलाउइंग द ऑर्गेनिजम्स टू स्प्रेड रैपिडली। इन्वेजन भी कहते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज़ को कहते हैं। तो हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड को डिग्रेड कर देगा। मतलब हाइलुरोनिक एसिड का क्या काम है, समझो तेज़ाब का काम है कि बैक्टीरिया को रोक कर रख रहा है। जब हाइलुरोनिडेज हो गया, मतलब एंजाइम आ गया, इसने इसी को ब्रेक कर दिया, तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया रुक ही नहीं पा रहा, तो बैक्टीरिया क्या हो गया, स्प्रेड करता गया बहुत ज़्यादा। फिर एक आ जाता है हमारे पास आईजीए प्रोटीएज। आईजीए प्रोटीएज क्या क्या करता है काम, ये हमारे पास जो सिक्रीटरी आईजी होते हैं ना, इसको डिग्रेड कर देता है। आप आगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स चैप्टर पढ़ेंगे या इम्यूनिटी चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आप पढ़ेंगे कि आईजीए का क्या काम होता है। ये हमारे पास प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को टू अटैच फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन्स, मतलब जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स है ना, उसके ऊपर आके बैक्टीरिया ना लगे, तो आईजीए ये फंक्शन करता है। अब आईजीए प्रोटीएस आया, इसने आईजीए को ही तोड़ दिया। जब आईजीए टूट गया, तो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर आके इजीली बैक्टीरिया लग सकता है, मतलब स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ या इन्वेजन हो सकती है। फिर हमारे पास कैप्सूल। कैप्सूल का हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया के चारों तरफ एक लेयर होती है कैप्सूल, जो कि हमारे पास प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करी होती है। अगर ये ही टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है जब भी इन्वेजन हो जाएगी। फिर इन्फ्लेमेशन की बात करें, तो इन्फ्लेमेशन आपको पता है कि क्या होता है। अभी 2 टाइप्स की हैं, पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन और ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन क्या है, पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं और कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब आपसे पूछ सकते हैं कि पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स इसके, तो आपने पहले तो बताना है कि इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स होंगे, एंटीबॉडी होंगी और कॉम्प्लीमेंट होगा। फिर आ जाए ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन क्या होती है, जो कि ग्रैनुलोमा प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया जो कि ग्रैनुलोमा प्रोड्यूस करते हैं। अब बेसिक पैथो में आपने ग्रैनुलोमा बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ग्रैनुलोमा होता क्या है, सही है। अब कौन से बैक्टीरिया का नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये करता है। इसके अंदर होते हैं इसके कंपोनेंट्स मैक्रोफेजेस और CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं, मतलब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। फिर हमारे पास एक है इंट्रासेल्युलर सर्वाइवल, मतलब हमारे पास बैक्टीरिया दैट कैन लिव विद इन सेल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अटैक बाय मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स, मतलब अंदर का ही अपना सर्वाइवल है, न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
फिर आ जाते हैं जो हमारे मेन चीज़ें एक्सोटॉक्सिन्स। एक्सोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? पहले पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जो कि सर्टेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन एंडोटॉक्सिन जो होते हैं ना, वो सिर्फ ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वो सिर्फ क्या करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से रिलीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि एक्सोटॉक्सिन्स क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स जो कि सर्टेन बैक्टीरियाज को सिक्रीट कर रहे हैं। वो ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जो एंडोटॉक्सिन है वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। एक्सोटॉक्सिन्स जो होते हैं ना, वो एंटीजेनिक होते हैं, एंटीटॉक्सिन्स होते हैं और टॉक्सॉइड्स होते हैं। अब यहाँ से ये वर्ड आपको 2 वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे, टॉक्सिन्स और टॉक्सॉइड्स। ठीक है, टॉक्सिन हमारे पास क्या होता है? एनी मॉलिक्यूल दैट एक्ट्स एज ए एंटीजन, कोई भी ऐसा हार्मफुल मटेरियल जो कि एंटीजन के तौर पर काम कर रहा हो, उसको हम टॉक्सिन कहते हैं। अब टॉक्सिन का अपोजिट क्या होगी? एंटीटॉक्सिन्स, जो कि नॉर्मल होंगे। और ये हमारे पास टॉक्सॉइड्स भी, एक्सोटॉक्सिन्स कैन बी मॉडिफाइड टू फॉर्म टॉक्सॉइड्स, और जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं वो मॉडिफाई होकर टॉक्सॉइड्स भी बना देते हैं। टॉक्सॉइड्स क्या होता है हमारे पास? जैसे टॉक्सिन है ना, टॉक्सिन की प्रीकर्सर फॉर्म टॉक्सॉइड होती है। मतलब इसके अंदर क्या होती है? एबिलिटी तो होगी कि इसके पास इम्यूनोजेनेसिटी तो होती है, लेकिन ये डिजीज़ कॉज नहीं करते। मतलब इसके पास पावर होगी कि ये डिजीज़ कॉज कर लें, लेकिन ये डिजीज़ कॉज नहीं करेंगे। और क्या नाम है, ये हमारे पास प्रीकर्सर्स होते हैं टॉक्सिन्स के, तो इसको हम टॉक्सॉइड्स कहते हैं। ये आपका वाइवा में भी पूछा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन टॉक्सिन एंड टॉक्सॉइड। तो टॉक्सिन क्या हो गया? ऐसा हार्मफुल मटेरियल जो कि एक्ट करे एंटीजन के तौर पर, और टॉक्सॉइड क्या हो गया? प्रीकर्सर ऑफ टॉक्सिन। सही है, जो कि हमारे पास क्या कर रहा है? जिसके अंदर इम्यूनोजेनिसिटी तो है, लेकिन डिजीज़ कोई कॉज नहीं कर रहा है। फिर आ जाते हैं एंडोटॉक्सिन्स के अंदर। अब एंडोटॉक्सिन्स हमने पढ़ा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपने पढ़ा था एक लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जिसके अंदर लिपिड ए होगा। लिपिड ए क्या है? टॉक्सिक कॉम्पोनेंट होता है एलपीएस का। ये क्या करवाता है? ओवर प्रोडक्शन करवा देते हैं साइटोकाइंस की। जब साइटोकाइंस की ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी, मतलब जैसे कि हमारे पास ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हो गया, इंटरल्यूकिन 1 हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड, और मतलब बहुत सारे। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी? सेप्टिक शॉक हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगी। नाइट्रिक ऑक्साइड से हाइपोटेंशन होती है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर से सेप्टिक शॉक होता है, और इंटरल्यूकिन 1 से फीवर होता है। सही है, मतलब आपको अब यहाँ पर देखना है कि ये जो एक्सोटॉक्सिन्स थे ना, वो खतरे वाली बात नहीं थी, बल्कि वो तो खुद एंटीटॉक्सिन्स थे। मतलब टॉक्सिन्स का एंटीटोड है। लेकिन जो एंडोटॉक्सिन्स है ना, ये ख़तरनाक है। क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि ये एलपीएस में से रिलीज़ हो रहे हैं, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में से रिलीज़ हो रहे हैं। अब ये एलपीएस में लिपिड ए होता है, जो कि हमारे पास क्या कॉज़ करता है? ये ओवर प्रोडक्शन करवा देता है साइटोकाइंस की। साइटोकाइंस जैसे हमारे पास इंटरल्यूकिन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हो गया। अब ये क्या कर देते हैं? जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, तो ये सेप्टिक शॉक करवा देता है। इंटरल्यूकिन 1 है, तो ये हमारे पास फीवर करवा देता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास हाइपोटेंशन करवा देता है। और साथ ही एलपीएस जो है ना, एक्टिवेट कर देता है कॉम्प्लीमेंट कैस्केड को अल्टरनेट पाथवे के अंदर। अब ये आपको पूरा इम्यूनोग्लोबुलिन चैप्टर, आपके पास इम्यूनिटी वाला चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो उसमें अल्टरनेटिव पाथवे और सारे पाथवेज हम पढ़ते हैं। सही है। फिर एंडोटॉक्सिन्स आर पोअरली एंटीजेनिक, डोंट इंड्यूस एंटीटॉक्सिन्स एंड डोंट फॉर्म टॉक्सॉइड्स। जो इसकी चीज़ थी वही इसका अपोजिट, कि ये एंटीटॉक्सिन है, ये एंटीटॉक्सिन नहीं है, ये एंटीजेनिक है, ये एंटीजेनिक नहीं है, ये टॉक्सॉइड्स बनाते हैं, ये टॉक्सॉइड्स नहीं बनाते। फिर अभी हम पूरा पढ़ते आ रहे हैं कि भाई किस तरीके से हमारे पास पैथोजन होता है, क्या ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होते हैं, क्या वायलेंस होता है, क्या वायलेंस फैक्टर होते हैं, किस तरीके से उनकी ट्रांसमिशन हो रही है, एक्सोटॉक्सिन्स क्या है, एंडोटॉक्सिन्स क्या है। अब बात करते हैं बिल्कुल आखिर में कि टिपिकल स्टेजेस क्या होती है किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ की। मतलब बैक्टीरिया आ गया, इन्फेक्शन हो गया, तो अब क्या क्या स्टेजेस होती हैं? तो 4 स्टेजेस होती हैं, मतलब 4 पीरियड होते हैं। एक होता है इंक्यूबेशन पीरियड, एक होता है प्रोड्रोम पीरियड, एक होता है स्पेसिफिक इलनेस पीरियड, और एक होता है रिकवरी पीरियड। ये एज इट इज़ आपका पूरा ईएमक्यू का क्वेश्चन है। सही है, ये बहुत अच्छे से आप कर लिए, वाइवा में भी पूछ सकते हैं आपसे। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? कि वो मोमेंट जब जो हमारे पास पर्सन हो वो एक्सपोज कर जाए माइक्रोब से, मतलब उन दोनों का कांटेक्ट हो जाए, माइक्रोब जो है ना पर्सन के अंदर आ जाए, इंसान के अंदर आ जाए, और सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाए, तो उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। फिर होता है प्रोड्रोम पीरियड। प्रोड्रोम पीरियड क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आ रहे होते हैं। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स मतलब क्या है? कोई स्पेसिफिक मुझे नहीं पता चल रहा। आप जैसे फ़र्ज़ करें, एक इंसान है, उसको फ़ीवर हो गया, सही है। अब मुझे नहीं पता कि वो फ़ीवर
किस वजह से हो रहा है। आइदर वो फ़ीवर जो है मलेरिया की वजह से है, वो फ़ीवर टाइफाइड की वजह से है, वो फ़ीवर डेंगू की वजह से। फ़ीवर तो हर किसी उसमें हो सकता है, क्योंकि फ़ीवर तो हमारा सबसे पहला वो है, जब बॉडी का टेम्परेचर रेज़ करता है तो हमें जब भी पता चल जाता है कि हाँ भाई कोई ना कोई इसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि फ़ीवर भी हमारे पास एक क्या दे रहा होता है, एक हेल्प कर रहा होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को सप्रेस कर रहा होता है। तो अब वो जो फ़ीवर हुआ है वो नॉन स्पेसिफिक है, मतलब उससे मुझे कोई डिज़ीज़ का तो नहीं पता चल रहा ना कि कौन सी बीमारी हुई है इसको। हाँ भाई फ़ीवर हो गया, तो ये हमारे पास कौन सा पीरियड कहलाता है, प्रोड्रोम पीरियड। फिर होता है स्पेसिफिक इलनेस पीरियड, मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब स्पेसिफिक इलनेस पीरियड के अंदर क्या हो रहा है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर ये डेंगू फ़ीवर है तो उसमें क्या होता है कि फ़ीवर के साथ साथ बहुत ज़्यादा बॉडी एक होता है, हेडेक होता है, और जो है ना हमारे पास जो मतलब इसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो गई। पहले सिर्फ मुझे फ़ीवर का पता चला जो कि नॉन स्पेसिफिक था, क्योंकि फ़ीवर तो किसी में भी हो सकता है, वो प्रोड्रोम पीरियड हो गया। स्पेसिफिक इलनेस पीरियड जब उसकी जो डिज़ीज़ है उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो गई, कि अगर वो टाइफाइड है तो टाइफाइड की कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो गई, वो अगर आपके पास कोई और डिजीज़ है तो वो उसके आना शुरू हो गए। फिर रिकवरी पीरियड तो आपको खुद समझ आ गया कि सिम्टम्स रिजॉल्व होना शुरू हो गए, मतलब सिम्टम्स ख़त्म हो गए और हेल्थ जो है ना रिस्टोर्ड हो गई। फिर आपके पास दो स्टेट होती हैं, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है इसको, रिकवरी पीरियड सम पीपल बिकम क्रॉनिक कीरियस इन लेटेंट इन्फेक्शन। दो स्टेट होती हैं, लेटेंट स्टेट और क्रॉनिक स्टेट। ठीक है। रिकवरी के बाद ना अब दो स्टेट आती हैं, एक होती है लेटेंट स्टेट और एक होती है क्रॉनिक स्टेट। लेटेंट स्टेट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है ना उसकी ग्रोथ क्या होती है, दोबारा से होना शुरू हो जाती है और दोबारा से सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक स्टेट होती है इसके अंदर क्या हो जाता है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि बैक्टीरिया की ग्रोथ तो हो रही होगी लेकिन सिम्टम्स नहीं आ रहे होंगे। समझ आई ये चीज़? क्या है, रिकवरी पीरियड के बाद दो स्टेट आ जाती हैं, लेटेंट स्टेट या फिर क्रॉनिक स्टेट। सही है। लेटेंट स्टेट मतलब दोबारा से ग्रोथ होना शुरू हो गई, दोबारा से सिम्टम्स आना शुरू हो गए। और क्रॉनिक स्टेट क्या है कि दोबारा से ग्रोथ तो स्टार्ट हो गई है मगर कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो ये हमारे पास कहलाती है क्रॉनिक स्टेट। सो बस यही चैप्टर था सारा, मतलब हमने जो इम्पोर्टेंट पढ़ा वो यहाँ से हमने पढ़ा, पल्स से सारा कवर करा इस चैप्टर को। इसके अंदर कुछ भी ऐसा ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, टॉक्सिन्स के नाम हैं, तो टॉक्सिन्स के नाम के लिए आप ये वाला चार्ट देख लीजिएगा, टेबल 7-1-12, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन्स, ये वाला चार्ट देख लीजिएगा। बाकी इसके अंदर कुछ भी ऐसा ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही पूछा जाता है, ना ही वाइवा में, ना ही BC क्विज़ में, किसी भी चीज़ में। यहाँ पर आपके पास ये मैंने लिखे हुआ टॉक्सिन की डेफिनेशन आपको बताई थी कभी, एनी हार्मफुल एजेंट दैट एक्ट्स एज एंटीजन। और टॉक्सॉइड क्या होता है, प्यूरिफाइड या इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ टॉक्सिन दैट हैज़ रिटेन इट्स इम्यूनोजेनेसिटी बट नो लॉन्गर कैन कॉज डिजीज, इसको हम कह रहे थे टॉक्सॉइड। ठीक है। फिर एपिडेमिक और एंडेमिक की वो पूछी हुई डेफिनेशन, टॉक्सिन और टॉक्सॉइड की डेफिनेशन पूछी हुई है, वायलेंस फैक्टर्स पूछे हुए हैं। तो बस इस चैप्टर में से यही चीज़ें पूछते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।